is principle of seniority and next CJI Chandrachud's 5+1 collegium। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को जिस प्रकार नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उस प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। उसी पर यह विवाद है। तो ये टॉपिक हमारा पेपर 2 के जुडिशरी वाले चैप्टर से जुड़ा है, न्यायपालिका से संबंधित है और इशू एरियाज में प्रीलिम्स में, जीएस में, मेंस में भी पूछा जा सकता है। Now, what is the Supreme Court Collegium? The collegium system of appointing judges evolved through 3 significant verdicts of the Supreme Court, known as the first, second, and third judges' cases. The Constitution of India does not mention the collegium system. However, these 3 cases established that the collegium headed by the Chief Justice of India will have primacy in the appointment of judges. Collegium प्रणाली जो 3 मुकदमों के जरिए प्रकाश और व्यवस्था में आई, जिसको कहते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यायाधीशों का मामला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों का मामला, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी कॉलेजियम प्रणाली की चर्चा नहीं है, का उल्लेख नहीं है। और इन तीनों निर्णयों से अंततः यह स्पष्ट हो गया कि कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में इस कॉलेजियम को प्रमुखता दी जाएगी, प्रमुखता प्राप्त होगी। व्हाट आर दीज केसेस? द फर्स्ट जजेस केस इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, a 7-judge bench gave the executive the last word on the appointment of judges. Interpreting articles 124(2) and 217 clause 1 of the Constitution, which deal with the appointment of judges to the Supreme Court and the High Courts respectively, the Supreme Court ruled that the government can disagree with the CJI for cogent reasons. तो जो फर्स्ट जज केस कहलाता है वो है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। इसमें 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कार्यपालिका के पक्ष में अंतिम निर्णय दिया। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से असहमत हो सकती है अगर उसके पास पर्याप्त कारण। The second judge's case in 1993, a 9-judge bench examined the correctness of the 1981 verdict and reversed it. लेकिन जो सेकंड जजेस केस है ये 1993 में आया और इसने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 के फैसले को पलट दिया। The ruling held that the word consultation actually meant concurrence of the CJI. इस फैसले में कहा गया कि जो वर्ड परामर्श है उसका वास्तविक अर्थ सहमति है कि राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश से परामर्श करेंगे तो यहां पर आवश्यक है कि सीजेआई के साथ, प्रधान न्यायाधीश साथ उनकी सहमति बने। It also said that the CJI would make decisions along with 2 senior most judges of the court who would form the collegium. और इस निर्णय में यह पहली बार कहा गया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ऐसी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के साथ चर्चा और विचार विमर्श करेंगे, परामर्श करेंगे, उनकी सहमत से ही राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। लेकिन प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, वह भी साथ में रहेंगे अपनी परामर्श, अपनी सलाह देने के लिए। और ऐसे ही न्यायाधीशों के समूह को क्या कहा गया? कॉलेजियम कहा गया। थर्ड जजेस केस in 1998, a reference was made by then President K.R. Narayanan, seeking the Supreme Court's opinion in its advisory jurisdiction on whether the primacy given to the CJI on appointments was legally sound. The Supreme Court reiterated its decision of 1993, but brought more senior judges to the collegium, increasing its strength from 3 to 5 judges. अब जो थर्ड जजेस केस है वो 1998 में आया। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143, 143 में यह व्यवस्था है कि यदि विधि या संविधान का कोई विषय भारत सरकार को स्पष्ट न हो रहा हो तो राष्ट्रपति के माध्यम से वो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले सकते हैं। इसी को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहा जाता है। Under Article 143, there is a provision of advisory jurisdiction of the Supreme Court, which means that if any point of law or constitution is not clear to the Government of India, then through precedent, the Government of India may seek the opinion of the Supreme Court.
और इसी के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति के नारायणन ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी सलाह मांगी कि वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या सीजेआई को प्राथमिकता दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में परामर्श देते हुए ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि निश्चित रूप से जो भारत के प्रधान न्यायाधीश कहेंगे वे राष्ट्रपति को मान्य होंगे, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होंगे। हाँ, इतना जरूर किया कि कॉलेजियम में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 न्यायाधीश कर दिया, यानी कि एक तो स्वयं भारत के प्रधान न्यायाधीश और 4 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो 1 is the Chief Justice of India himself or herself and plus 4 senior most judges of the Supreme Court. So there are now 5 members in the collegium. अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये कॉलेजियम कैसे काम करता है। कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम। इस सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जिसमें वे कॉलेजियम से परामर्श लेते हैं। और इस कॉलेजियम में कौन कौन लोग होते हैं? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना हो तो उसमें होंगे आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, उनको छोड़कर जिनका नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा दूसरे जजेस को अपॉइंट करना हो तो इसमें जो 5 लोग होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो 5 लोग होंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम हो प्रधान न्यायाधीश के बाद। इस तरह से अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना हो तो इसमें कौन कौन होंगे? तो इसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड प्लस गवर्नर ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। यानी कि अब अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को नियुक्त करना है तो उनके कॉलेजियम में होंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस निवर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनकी जगह पर अब नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे, और उस राज्य के संबंधित राज्यपाल होंगे। अब अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट करना है तो उसमें कौन कौन लोग होंगे कॉलेजियम में? उस कॉलेजियम में होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो संबंधित राज्य के राज्यपाल सहित अब इस कॉलेजियम में कौन कौन लोग हो गए? इसमें भी बाकी सारे न्यायाधीश हैं, जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं प्लस 2 वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं प्लस उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं और प्लस उस राज्य के राज्यपाल हैं। तो व्हाट इज अ 5+1 collegium? Given the order of seniority, a potential CJI will enter the Chandrachud Collegium only in May 2023. However, Justice Khanna will be the 6th member of the Collegium from November 9, 2022 itself. This happened earlier in 2007 when the CJI KG Balakrishnan took the top office. The Collegium he headed did not have a potential CJI candidate. Justice S.H. Kapadia, who was next in the line to be CJI, was invited to the Collegium as a 6th member. तो अब चूंकि जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश हो जाएंगे, तो उनके साथ जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ कॉलेजियम में कौन कौन लोग होंगे? जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस एम.आर. शाह। लेकिन फिर बाद में दूसरे ये सारे जजेस धीरे धीरे रिटायर होते जाएंगे और आखिर में जस्टिस खन्ना विल बी द 6th member of the collegium from November 9, 2022 itself. तो 9 नवंबर 2022 से जस्टिस खन्ना जो हैं वो कॉलेजियम के 6ठे सदस्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कॉलेजियम में अब तक जो 5 न्यायाधीश होते थे, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट will now have 1 Chief Justice of India plus 5 senior most judges of the Supreme Court. So the total number of judges in the collegium would be 6. तो अभी तक कॉलेजियम में जो न्यायाधीशों की संख्या 5 होती थी
वो बढ़ करके 6 हो जाएगी। और ऐसा 2007 में CJI KG बालाकृष्णन के समय में भी हुआ।